नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। यस। आपका वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर एक बोलने का अवसर दिया। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ट्राइब वेलनेस के साथ जुड़े हुए हैं, सभी लीडर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज वो यहाँ पर सवेरे चाय की चर्चा में अटेंड करके अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ मोटिवेट रखते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। इसके साथ मैं अलापति सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, लोगों को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया ताकि वो अपनी लाइफ को बदल सके। और खासकर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर अपलाइन संजय कुमार सिंह, बोकारो झारखंड से, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी शेयर किया। और सदाशिव सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस समय पर हमें मोटिवेट करते रहते हैं और बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इन सभी के साथ साथ मैं सभी यहाँ पर तमाम उपस्थित सदस्यों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो डेली आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आते हैं। मेरे से पहले भी बहुत से लीडर्स आए हैं, उन्होंने अपना जीवन का सफलता का रहस्य बता करके हमें उत्साहित किया है। और आज मैं यहाँ पर अपने जीवन की लाइफ स्टोरी की कवर करूंगा कि जीवन क्यों और कैसे हमारे लाइफ में बहुत बड़ा एक बदलाव लाता है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी वाइफ रविंदर कौर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से ही मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कर पा रहा हूं। और सबसे ज्यादा मैं अपनी सिस्टर कलविंदर कौर, जिन्होंने मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया। मैं एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग को करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। लेकिन जब मैं इस सिस्टम में जुड़ा तो मुझे पता लगा कि इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने लाइफ पार्टनर के इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, मेरी मिसेस रविंदर कौर। और मैं चाहूंगा कि अपने मुख से वो थोड़ा कुछ लोगों को संदेश दें, क्योंकि मेरी मोटिवेशन मेरी मिसेज और मेरी सिस्टर ही है। क्योंकि देखा गया है, कहा गया है कि किसी भी सक्सेस व्यक्ति के पीछे महिला का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरी लाइफ में भी मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैं रविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और दो शब्द अपने मुख से बोले। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे तो पहली बार ही मैंने एमबे में हम पहले किसी ने हमें इनवाइट किया, मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ को। तो हम लोग दोनों गए तो हम लोग को प्लान कुछ अच्छा लगा। तो फिर मैंने मेरे मिस्टर बोलते थे हम नेटवर्क वर्किंग नहीं करेंगे। तो हम लोग बोले अब कैसे इनको पॉजिटिव किया जाए। तो कुछ कैसेट हमको दी गई कि आप इनको सुनिए। मैटर्स की कैसेट फिर हमने लगानी शुरू की, हमें भी अच्छा लगा। हमारे सारे परिवार सुनते थे, हमारे मदर इन लॉ सुनते थे, फादर इन लॉ थे, सारे बैठ के इस कैसेट को सुनते थे। पर मेरे मिस्टर मैंने ये टीवी इंजीनियर थे, तो ये निकले हुए मैंने अपने काम पे जाते थे। फिर हम लोग देखते जब ये आते थे, आने से पहले हम लोग देख ले रहे आ रहे हैं तो हमने कैसेट लगा के हम लोग सुनते थे। तो फिर आए आके बोलते थे हमको सुनाने से कोई फायदा नहीं, हम नहीं करेंगे इसको। तो हम लोग बोलते थे कि आप नहीं करेंगे तो हम लोग को तो सुनने दीजिए। तो फिर धीरे धीरे इनमें भी थोड़ा बदलाव, कुछ कुछ मेंटर्स की बातें इनकी दिमाग में भी गई, तो इनको भी अच्छा लगने लगा। तो कभी कभी बोलते थे लेकिन ज्यादा नहीं, फिर हम लोग को डांटने लगते थे। कुछ दिन डांट खाई हमने, कोई बात नहीं, उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन फिर भी हमने इनको बोला नहीं करते हैं। लेकिन एमबीए ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया, यहाँ तक कि पॉजिटिव भी रहिए,
पॉजिटिव सुनिए, लेकिन हमारे मिस्टर तो नेगेटिव ही रहते थे। लेकिन हमने इनको पॉजिटिव, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत कोशिश की इनको पॉजिटिव करने, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता दिखा दिया इनको कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता इसी में है, जो भी काम करो आप इसको करो। तो हमने फिर उसके बाद कई कंपनी आई, इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने, मेरी सिस्टर इन लॉ सब करते थे, हम मीटिंग भी जाते थे। तो फिर कई कंपनियां आई, कई गई, कभी इंटरेस्ट नहीं, पूछा भी नहीं कि आप क्या करते हो। ठीक है, जो मांगा वो मिल गया मेरे। कभी कभी ना भी होती थी, लेकिन गुस्सा चढ़ जाता था। लेडीज तो यही है ना, जब कुछ ना मिले तो थोड़े दिन अपसेट हो जाती, लेकिन पता नहीं कि हस्बैंड कैसे करते हैं। फिर थोड़े दिन कई कंपनियां इसमें फ्लाई वन में आने से थोड़े दिन पहले हमारे में बहुत अनबन हुई, लेकिन मेरे को जबरदस्ती यहाँ पर भुवनेश्वर ले जाया गया। मैं क्या, सबके बीच में मैं क्या करूंगी, आप सब जेंट्स हो, मैं नहीं जाऊंगी। इन्होंने मुझे जबरदस्ती जबरदस्ती लेकर गए। चलिए, गए तो पर वहां हमारी ट्रेन भी लेट हो गई, तो वहां तो मीटिंग शुरू थी अंदर। फिर उसके बाद फिर जो हमने वहां पर बाहर ऐसे ही खड़े थे, सर को बोलने की रूम दीजिए, हम लोग फ्रेश होके आएंगे। तो फिर हमें रूम मिला था। थोड़ी देर पहले तो खड़े खड़े सुनते रहे बाहर से। मैं उस लेडीज को, मैं तो उनका नाम नहीं जानती, जो स्पीकर बोल रही थी, सबको इंट्रोडक्शन सबका करवा रही थी, उनको देख के मैं बहुत पॉजिटिव हुई। और पहली बार मैं मीटिंग में इतनी खुश से गई, और जितनी मेरी मन की टेंशन थी सब वहीं पर खत्म हो गई। मेरे को बोला जा रहा था तुम बैठ जाओ, थक गई हो, मैं क्या, नहीं, मेरे को खड़े रहने दो। तो भी दो जन हमारे साथ जो गए थे उन्होंने बोला भाभी आप बैठ जाइए, मैं बैठ गई, लेकिन उनको मैं देखती रही। फिर फ्रेश होके रूम के अंदर गए, जब हॉल में गए तो वहां जो हम हमारे साथ हुआ, उसके ज्यादा मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई। अब मैं अपने मिस्टर को सुबह सुबह मीटिंग अटेंड करने के लिए उठाती हूँ, ये उठते नहीं थे, इतने साल तो देखिए कभी नहीं उठे, लेकिन इस मीटिंग को मैं रोज इनको उठाती हूँ, फिर ये उठते हैं। चलिए, पॉजिटिव तो हुए, और ये प्लान हमें ईश्वर की मेहरबानी से मिला। बाकी मेंटर्स ने हमें इस प्लान को दिया, भगवान भी हमारे साथ शामिल हो गए। और इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। थैंक यू मैम। रविंदर कौर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत दिनों के बाद इन्होंने आज फेस टू फेस जूम मीटिंग में अपने विचार रखे। मेरी आवाज आ पा रही है मैम? यस सर, की थैंक यू। आवाज आ रही है। यस। मेरे जीवन में बहुत से परेशानियां रही हैं शुरू से ही, और मैं अपने जीवन को थोड़ी सी यहाँ पर लाइफ जर्नी को कवर करना चाहूंगा। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। बोकारो स्टील सिटी एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, उसमें जॉब किया करते थे। और गवर्नमेंट जॉब होने के बाद घर के उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी। हमारे 3 भाई और 3 बहन थे। तीनों भाई बहन को पढ़ाना लिखाना और उनको सेटल करना, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी हमारी जरूरतें नहीं पूरी हो रही थी। कमाने वाला एक आदमी और 6 बच्चों को सेटल करना। पहले के जमाने में नौकरियां बहुत आसानी से मिल जाती थी, लेकिन पे स्केल बहुत कम हुआ करता था। लेकिन बोकारो स्टील सिटी प्लांट की तरफ से यहाँ पर
स्कूल जो फ्री था, फ्री होने की वजह से हमारी एजुकेशन हो पाई। अगर आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो एक बच्चे को पढ़ाने में ही इंसान कैपेबल नहीं है, लेकिन उस समय सेंट्रल जॉब होने के बावजूद प्री स्कूल होने की वजह से हम लोग अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। लेकिन क्या है कि जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, पहले के जमाने में एजुकेशन की उतनी वैल्यू नहीं थी, जॉब आसानी से मिल जाती थी। नहीं पता था कि जॉब करने के लिए आने वाले 10-20 साल में कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं भी सोचता था, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत एवरेज था, बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं था। मैं भी सोचता था कि जैसे पापा हमारे बहुत इजीली उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है, मुझे भी बोकारो स्टील प्लांट में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, अपने 20 साल 25 साल का हो जाऊंगा, तो मुझे भी पापा की तरह जॉब मिल जाएगी। बहुत इजी वे में लाइफ को ले रहा था, और पढ़ाई को बस जैसे तैसे कर रहा था कि पढ़ना है बस। कोई ड्रीम नहीं था, कोई आईपीएस ऑफिसर बनने का, डॉक्टर बनने का, कोई बड़े जॉब प्रोफाइल पर जाने का, कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि मैं इसको डेडिकेटेड होकर पढ़ सकूं। बस पढ़ना है। और हमारा जो माहौल था दोस्तों यारों का, सब ऐसा ही था, सब लोग बस एंजॉय कर रहे थे। सभी के फादर बोकारो स्टील प्लांट में एम्प्लॉय थे, तो हमारे सर्कल में इस तरह का माहौल ही नहीं बन पा रहा था कि लोगों के पास बहुत बड़े ड्रीम आ सके। बस लाइफ चल रही थी। लेकिन 6 भाई बहन होने की वजह से पापा को फिर भी परेशानियां हो रही थी, क्योंकि जब जिंदगी के सफर में आप चलते हैं तो रिश्तेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। किसी न किसी के घर में जन्मदिन हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, तो उसी कमाई में से ही आपको बच्चों को भी पालना है और रिश्तेदारी भी निभानी है। पहले रिश्तेदारियों को महत्व बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो बोकारो स्टील से हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सारे पंजाब में रहते हैं। आज भी सभी लोग पंजाब में हैं। तो पंजाब आना जाना, खर्च करना, शादियों अटेंड करना, तो एक छोटी सी इनकम से ये संभव नहीं होता था कहीं। मतलब लाइफ चल तो रही थी, लेकिन लाइफ में कोई इस तरह का एंजॉयमेंट नहीं था। और किसी तरह से मैंने मैट्रिक पास किया 84। 1984 में मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इसी दौरान जब 84 में जब मैट्रिक पास किया, तो उसी समय एक घटना घट गई थी। वो घटना थी 1984 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शूट कर दिया गया। जब इंदिरा गांधी जी को शूट किया गया था, तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया था, खासकर सिखों के ऊपर में। सभी लोग, जितने भी लोग थे, मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, पता नहीं क्या मूवमेंट आया कि सिखों ने इंदिरा गांधी को मार दिया, अब सभी सिखों को कत्ल कर दो। हमारे घर में भी ये घटना घटी। संजोगवश हमारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन घर का सारा सामान लूट लिया गया और हम लोग बैकफुट पर आ गए। फिर से हमें नए तरीके से फिर से घर को स्टेबल करना पड़ गया। अब जब हमारे घर से सारा सामान लूट गया, घर को फिर से सेटल करना पड़ गया, पापा की माली हालत और खराब हो गई। हम लोग फिर अपने जीवन को चलाने के लिए, पापा सेंट्रल जॉब कर रहे थे, कुछ गाय भैंसे रख ली और उसका दूध उसका निकाल करके बेचना शुरू किया, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो सके। अब जब हालत खराब हो गई, तो फिर हम लोगों ने, अब मेरा जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है, मुझे लगा कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए। मैट्रिक पास करने के बाद मैंने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करना शुरू किया, और डिप्लोमा करने के बाद 1986 में मैंने एक टीवी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिस कंपनी का नाम था सलोरा। सलोरा डायनोरा, आप जानते होंगे कि एक टीवी कंपनी थी। मैंने वहां पर एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन किया, और टेक्नीशियन ज्वाइन करने के बाद घर का काम इनकम आने लगी। लेकिन मेरी उस समय सैलरी कितनी थी?
मात्र 500 रुपये। मेरी जो स्टार्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई प्राइवेट कंपनी में, मैं टीवी रिपेयर किया करता था। 500 रुपये मुझे सैलरी मिलती थी सल्वा डायनारो कंपनी की तरफ से। पापा की सैलरी उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट होने के बाद भी 1984 की मैं बात बता रहा हूँ, पापा की सैलरी 2500 के करीब में हुआ करती थी। 2500 रुपये में ही घर चलाना है और उसी से बच्चों को भी पढ़ाना है। तो घर में मैं जो था, बीच का भाई था। मेरे बड़े भैया जो हैं वो ऑलरेडी हम लोग से दूर रहा करते थे, वो उनकी अपनी फैमिली थी। लेकिन 1990 में पापा रिटायर हो गए। पापा रिटायर होने के बाद उनके पास जो रिटायरमेंट का पैसा मिला बहुत ज्यादा नहीं मिला था। जो मैच्योरिटी उनको मिली थी करीब करीब 2.5 लाख के करीब में मिली थी। 1990 की मैं बात बता रहा हूँ। उस 2.5 लाख से मेरे से एक छोटी बहन थी, उसकी शादी की गई, मेरी शादी की गई 1992 में। वो पैसा सारा खत्म हो गया। अब पापा की भी जॉब चली गई, रिटायर हो गए। पैसा जो मिला वो शादियों में खर्च कर दिया गया। अब पापा के हाथ में कुछ भी पैसा नहीं। अब मेरे से छोटे 2 बहनें और एक भाई, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरे के ऊपर आ गई। अब मैं टीवी रिपेयर करता, कमा के लाता, फिर उन बहनों को पढ़ाता, भाई को पढ़ाता। इस तरह से जिंदगी चल रही थी, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने कुछ कंपनियां चेंज की। कुछ ज्यादा सैलरी के लिए मैंने एक कंपनी को छोड़ा, वीडियोकॉन कंपनी में चला गया। वीडियोकॉन कंपनी में मुझे थोड़ी सी ज्यादा सैलरी मिली। फिर वहां से भी मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, मैंने फिर उस कंपनी को चेंज करके टेक्सला कंपनी में चला गया। टेक्सला कंपनी में भी मुझे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिला। फिर उसके बाद एक कंपनी आई, गोल्ड स्टार, कोरिया की कंपनी, जो आज एलजी के नाम से जानी जाती है। मैं 1995 में फिर उस कंपनी में चला गया, थोड़ा सा और इंक्रीमेंट मिला। लेकिन लाइफ बहुत स्ट्रगल से चल रही थी, क्योंकि जिम्मेदारियां थी मेरे सर के ऊपर में, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके थे। धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता चला गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे इनकम से सेविंग नहीं हो पा रही थी। किसी तरह से जो भी सेविंग किया, एक छोटी बहन है उसकी शादी की, एक छोटा भाई उसकी शादी की, बस जो कमा रहे थे उस कमाई से सिर्फ हमारे घर की जरूरतें पूरी हो रही थी, बाकी लाइफ स्टाइल बदल नहीं रहा था। फिर कुछ बड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया मैंने, क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले थे, जो मेरी मिसेस के, वो ट्रक ऑनर थे। और जो मेरी छोटी बहन के ससुराल वाले थे वो भी ट्रक ऑनर थे। बीच में मैं एक टीवी टेक्नीशियन। तो मैंने डिसीजन लिया कि अगर इस तरह से जिंदगी चलती रहेगी तो अमीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ससुराल वाले ट्रक वाले हैं और छोटी बहन के भी ट्रक वाले हैं। मेरे ससुराल में 3 3 ट्रक थे। मेरी छोटी बहन के ससुराल में भी, उनके पास भी 3 3 ट्रक थे। मैंने उनसे सलाह मशवरा लिया कि अगर मैं भी ट्रक डालूं तो कैसा रहेगा। उन्होंने आश्वासन दिया, नहीं ठीक है ट्रक डाल दो, हम लोग साथ में सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन पैसे नहीं, ट्रक डालने के लिए पैसे नहीं। मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने अपना पंजाब वाला घर बेच दिया। घर बेचने के बाद एक नया ट्रक ले लिया 2006 में। ट्रक लेने के साथ साथ इनकम आनी शुरू हो गई, अच्छा लगने लग गया। और अब लगा कि नहीं, जिंदगी सेटल हो जाएगी। इतनी इनकम आ रही थी कि ट्रक की किस्त भी जा रही थी और घर भी अच्छा से चल रहा था। इसी बीच 2008 में मैं ट्रक पर जाना शुरू कर दिया। टीवी रिपेयरिंग का काम छोड़ दिया। लेकिन टीवी रिपेयरिंग का काम छोड़ने के पहले मैं थोड़े से अपनी जर्नी को मिस कर गया। बड़ा अमीर बनने के लिए
मैंने एलजी सर्विस सेंटर का फ्रेंचाइजी सर्विस लिया। मेरे अंडर में 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। एक बहुत बड़ा टेरिटरी मैंने उस सर्विस सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया एलजी कंपनी से, और उसमें करीब करीब मैंने 40 एम्प्लॉय रखे। 40 एम्प्लॉय जो थे, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे साथ 3 पार्टनर थे, 40 एम्प्लॉय और 3 पार्टनर। 2 पार्टनर ने मेरे साथ धोखा कर दिया। 2 पार्टनरों ने क्या किया कि बाद में डिड चेंज करवा दिया और मुझे वहां से अलग कर दिया। मेरी जो जमा पूंजी थी, जो फ्रेंचाइजी मैंने लिया था, फ्रेंचाइजी मेरे नाम से थी, लेकिन 2 पार्टनर ने धोखा करने के बाद मुझे उस डीड से अलग करके मुझे सेपरेट कर दिया। मैं फिर से बैक फुट पर आ गया, मैं जीरो पर आ गया, क्योंकि जमा पूंजी जो थी मेरी, मैंने फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। फिर मैंने अपने ससुराल पक्ष से सलाह लिया, और छोटी बहन के ससुराल वाले से सलाह लिया कि मैं भी ट्रक डालना चाहता हूँ, लेकिन पूंजी नहीं। मैंने डिसीजन लिया, घर भेज देते हैं घर, क्योंकि ट्रक में उस समय बहुत अच्छी इनकम आ रही थी, मतलब फिर से घर बना लेंगे। घर बेच करके एक नया ट्रक लिया। ट्रक चलता रहा, बहुत अच्छी कमाई आ रही थी, बहुत खुश थे। अब लगा कि जिंदगी सेटल हो जाएगी। इसी दौरान में हमारी मिसेज और हमारी छोटी सिस्टर, उन लोगों को एक एम्बे कंपनी का मीटिंग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। फिर अपना चला गया। अब 2011 में फिर एक ऐसा समय आया कि माइंस ट्रक का इंस्टॉलमेंट जाता, 2 ट्रक मिल करके एक ट्रक की किस्त नहीं निकाल पा रहे थे। अब मुझे ट्रक को लंबे रूट में निकालना पड़ गया। लंबे रूट में निकाले तो लंबे रूट में क्या होता था कि ड्राइवर ही सारा प्रॉफिट खा जाते थे, कुछ ना कुछ उसमें नुकसान दिखाते थे। कभी टायर उड़ गया, कभी इंजन खराब हो गया, कभी थाना पुलिस ने पकड़ लिया, कभी आरटीओ ने पकड़ लिया। जब ट्रक वापस लौट के आता था, मेरे पास डीजल भराने के भी पैसे नहीं बचा करते थे। रिश्तेदारों से कर्ज लिया, दोस्तों से कर्ज लिया कि चलो माइंस कुछ दिन के लिए बंद है, कुछ दिन के बाद फिर से माइंस चालू हो जाएगा तो हमारा काम फिर से हो जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते 2011 से 2015 हो गया। 2015 में मेरे के ऊपर इतना कर्ज आ चुका, इतना कर्ज आ चुका सारे रिश्तेदारों का, मैं उनका कर्ज वापस नहीं कर सका। बाजार में बहुत से गाड़ियों के इंजन के स्पेयर पार्ट का पैसा मैं चुकता नहीं कर सका। ऐसे हालात हो गए कि मैं हमारी गाड़ी के 3 किस्तें फेल हो गई। 3 किस्त फेल होने के बाद फाइनेंसर जो है, वो जहां तहां फाइनेंसर रिकवरी वाले गाड़ी को रोक ले रहे थे। मैंने डिसीजन लिया कि एक ट्रक बेच देते हैं। तो जो पहला ट्रक मैंने 2006 में लिया था, वो 10 साल पुराना हो चुका था। 2015 की मैं बात बता रहा हूँ। ये कंडीशन 2015 में मेरी आ गई कि मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि एक ट्रक बेच देना पड़ेगा। ये कंडीशन मेरे ही नहीं थी, सबके साथ यही कंडीशन आ गई। मेरे ससुराल पक्ष वाले के साथ भी यही कंडीशन आ गई, मेरे छोटे बहन वाले के साथ भी यही आ गई, क्योंकि अब कहीं माल नहीं था। लंबे रूट में निकालते थे, प्रॉफिट नहीं आता था। लास्ट में मैंने अपना पहला ट्रक बेचा, दूसरा जो नया ट्रक लिया था
उसको फ्री किया, लेकिन जेब में एक पैसा नहीं। ट्रक बेचने के बाद मैंने फाइनेंसर का किसी तरह से इंस्टॉलमेंट कंप्लीट किया। गाड़ी पूरी तरह से फ्री नहीं हुई, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रह गया था। जब तक फुल फाइनल नहीं करते वो ट्रक मेरे हाथ में नहीं आता, क्योंकि पुराना ट्रक बेचे थे, इतना पैसा नहीं मिला कि हम नए ट्रक का फुल फाइनल सेटलमेंट कर सके। लास्ट में 2018 में मेरा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, और उस समय ट्रक में मैं भी था। मेरी हेड इंजरी हो गई। हेड इंजरी होने के बाद मैं बेड पर चला गया। 6 महीने के अंदर ड्राइवर ने मुझे इतने बुरे तरीके से ट्रक को चलाया कि जो बचा खुचा मेरा बैलेंस था या थोड़ी बहुत जिंदगी चला रहा था, वो भी खत्म हो गया। मैं एकदम माइनस में चला गया। अब समझिए कि जमीन में इतना नीचे मैं कर्ज में दब चुका था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। एक बार ट्रक जो है किस्त फेल होने की वजह से फाइनेंसर ने गाड़ी रोक ली और यार्ड में लगा दिया। अब मेरे पास ट्रक को छुड़वाने का पैसा नहीं। मैं उस गाड़ी में माल लोड था। मैंने जाकर के ट्रांसपोर्टर को बोला, भाई मैं फेल हो चुका हूं, अब ऐसा करो कि मैं गाड़ी तो छुड़वा नहीं सकता, यार्ड में गाड़ी लगी हुई है, आप जाके अपना माल छुड़वा लो, और गाड़ी मैं फाइनेंसर को सेंडर करने जा रहा हूँ। तो मुझे उस जो ट्रांसपोर्टर था जिसका माल उस पर लोड था, उसने मुझे आश्वासन दिया, नहीं यशपाल जी, ऐसा है कि चलिए मैं गाड़ी छुड़वा देता हूँ, आप कुछ दिन के बाद मेरे को पैसा दे देना। किसी तरह से उसने गाड़ी छुड़वा दी, लेकिन मार्केट संभले तब तो मैं पैसा वापस करूं। मैं उसका भी कर्जदार हो गया। एक दो किस्तें फिर से फेल हो गई। लास्ट में ट्रक फिर दोबारा हमारा फाइनेंसर ने फिर से रिकवर कर लिया। लास्ट में ट्रक मुझे ऐसे ही छोड़ देना पड़ गया, मेरा हाथ खाली। 2018 के बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यहीं से कामयाब हो सकता हूँ। जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में दोबारा पैर कदम रखा, तो एक कंपनी थी साउथ की, ड्रीम ट्रस्ट ग्लोबल। उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा काम चल पड़ा, टीम भी अच्छी बन गई। लेकिन बैड लक फिर से रहा कि कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में सब लोग घर में बैठ गए, सारी टीम बिखर गई। जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी नई स्टार्टअप में थी, वो कंपनी फ्लॉप हो गई। फिर से हम लोग जीरो पर आ गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। लेकिन कोरोना काल में एक चीज मुझे तो सिखा दिया कोरोना काल ने, कि आपके जीवन में पैसे का होना बहुत जरूरी है। बिना पैसे के आपकी लाइफ जो है वो बदतर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप छोटी सी लागत लगा करके बहुत बड़ा इनकम रिटर्न ले सकते हैं, पैसिव इनकम यहां से बना सकते हैं। संजोग की बात है कि जैसे ही कोरोना हुआ, कोरोना में मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, मेरे मिसेस कोरोना पॉजिटिव हो गई। मिसेस को क्वारंटाइन कर दिया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। मेरे में सिम्टम आ चुके थे, लेकिन टेस्ट में वो नेगेटिव आया। लेकिन कोरोना के जितने भी सिम्टम थे मेरे के अंदर आ चुके थे। खांसी रहना, बुखार रहना, मुंह में टेस्ट खराब हो जाना। अब ऐसा लगा कि मिसेज क्वारंटाइन हो गई है, अब शायद वहां से वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। लेकिन संजोग की बात है कि उस समय भी हम लोग घर में जिस कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी के कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट थे, और कुछ एम्बे के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हम लोग ने छोड़े नहीं थे, उसको कंटिन्यू यूज कर रहे थे। मिसेस को हमने डब्बा दे दिया कि इसको खाते रहना, और मैं भी घर में खाता रहा। मेरी सिस्टर, उनको भी सिम्टम आ चुके थे, अब लगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाले की दया, मिसेज एक सप्ताह के बाद नेगेटिव होकर के वापस घर आ गई। हम लोग घर में ही थे। हम लोग तो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, लेकिन टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आने की वजह से हम लोग को क्वारंटाइन नहीं किया गया। लेकिन जेब खाली, एक भी पैसा नहीं। इसी पीरियड में मुझे एक ऑनलाइन कंसेप्ट मिला
ऑनलाइन कंसेप्ट में एक ऐड की कंपनी थी। उस ऐड की वजह से मैं पैसा, ऐड देखता था पैसा कमाता था, ऐड देखता था पैसा कमाता था। मात्र 124 रुपये से स्टार्टअप हुआ था, और देखते देखते 3 महीने के अंदर अंदर, जिस समय कोरोना काल हुआ था, 3 महीने के अंदर अंदर मेरी 32,000 की टीम हो गई। कोरोना काल में लोगों के घर में इनकम बंद हो गई, लेकिन मेरे घर में इनकम चालू हो गई। मुझे कोरोना काल में पॉजिटिव होने के बाद भी, जबकि मैं पूरा टूट चुका था, मेरे घर में एक नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा इनकम दिया। मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं बेरोजगार हो चुका हूं। इसी दौरान में, जो संजय सिंह बोकारो से हैं, मेरी परिचय टेलीफोनिक ही उस कंपनी के माध्यम से होती है। तो उस समय से आज हम लोग और संजय जी एक साथ में हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो एक साथ काम करते हैं। संजय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। जब 2018 में मेरा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, जेब खाली थी। जब मैं बेड से उठ करके ट्रक में दोबारा गया, तो एक दिन ऐसा भी आया कि ट्रक में माल लोड था, 25 टन ओवरलोड था। जबकि ट्रक का पासिंग होता है 15 टन, मेरे ट्रक में 25 टन माल लोड था, ओवरलोड था। आरटीओ से बचने के लिए मैं शॉर्टकट का रास्ता चुन लिया, और वो सिंगल रोड था। सिंगल रोड होने की वजह से, और बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम में एक ऐसी बस्ती से वो रोड, हमारा ट्रक पास हो रहा था, जहां थोड़ा सा गड्ढा था। ऐसे स्लैब होकर के ऊपर की ओर जाना था, ऐसे जाकर के ऐसे जाना था, और उस गड्ढे में पूरा पानी भरा हुआ था रोड के बीच में। और वो ट्रक उसी गड्ढे में जाके फंस गया। अब जब ट्रक उसमें फंस गया, तो ट्रक ना निकल आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, वहीं पर चक्कर राउंड मार रहा है। और सिंगल रोड होने की वजह से वो रोड पूरा जाम हो गया। ना आगे के गाड़ियां इधर आ पा रही है, ना पीछे वाले आगे जा पा रही, सिंगल रोड होने की वजह से। उसी समय रात का समय था, करीब 8 8:30 बज रहा था। पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने मुझे भी डंडे मारे, ड्राइवर को भी डंडे मारे, बोले जल्दी से ट्रक निकालो, रोड जाम कर रखा है। बहुत कोशिश किया गया, टोचन किया गया ट्रक से। हमारे जीजा जी का ट्रक आगे था, उसके साथ टोचन किया गया, लेकिन टोचन टूट गया, ट्रक नहीं निकला। अब पुलिस वाला डंडे मार रहा है मुझे कि जल्दी से निकालो। हमने बोला सर बिना क्रेन के निकलेगा नहीं। बोला क्रेन अरेंज करो। तो अब रात के समय मैं कहाँ से क्रेन अरेंज करता। पुलिस वाले ने ही क्रेन का अरेंजमेंट किया। बोले कि एक क्रेन से ट्रक को निकालने का 7,000 रुपया लगेगा। लेकिन मेरे उस समय फाइनेंशियल पोजीशन पूरी डाउन थी, जेब में सिर्फ 1,500 रुपए। अब 7,500 रुपये मैं कैसे पे करूं क्रेन वाले का। मैंने कहा ठीक है सर, क्रेन मंगाइए, देखते हैं। क्रेन मंगाया गया, एक क्रेन मंगाया गया। एक क्रेन से ट्रक नहीं निकला क्योंकि ओवरलोडेड था। फिर दूसरा क्रेन मंगाया गया, उसका भी 7,500, 15,000 रुपये जेब में सिर्फ मेरे 1,500 रुपए। उस दिन मुझे लगा कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। ट्रक कहने के लिए ट्रक के मालिक, और जेब में पैसे नहीं। उसी समय रेलवे लाइन वहां से क्रॉस कर रही थी। मुझे लगा कि नहीं, इससे बेहतर है कि मर जाना। और शायद मैं उसे डिसीजन भी ले चुका था। लेकिन ख्याल आया कि मेरे पीछे छोटी बहन है, भाई है, मेरी एक छोटी बेटी है। उनके ख्याल आने के बाद मैंने वो डिसीजन रोक दिया। नहीं तो शायद मैं उस दिन जिंदगी से इतना दुखी हो चुका था कि शायद मैं उस दिन आत्महत्या कर लेता। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जहां आपको गलत डिसीजन के लिए मजबूर कर देते हैं।
हम्म, चलो बोलो। समय एक्सक्यूज मी मैडम, सॉरी सबको। थोड़े भावुक हो गए मेरे मिस्टर। बहुत सी परिस्थितियों का सामना करा, लेकिन इस बीच हमें ये बिजनेस ऐसा मिला कि इसमें सब ज्यादा दिन का खेल नहीं, पर कोशिश करेंगे हम इसी प्लान को करते हुए अपने जितने सपने सब ये करेंगे। हेलो मैडम, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही मैम आपकी आवाज। आप हम्म, कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक सर आते हैं हमारे साथ। हाँ जी, वो भावुक हो गए ज्यादा ही, क्योंकि उनको बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। हम्म, और मैडम, ये बिजनेस ऐसा है कि सब, आपकी आवाज तो सबको पॉजिटिव कर देती है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी आवाज आप सबको पॉजिटिव करती है, ऐसे ही पॉजिटिव करते रहे मैडम। अब मेरे मिस्टर आएंगे, वो बोलेंगे। सॉरी सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था, क्योंकि जिंदगी में ऐसे लम्हे आ जाते हैं कि आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ये जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन इसके में आपको रास्ते तलाशने होंगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दोबारा मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग फिर से एक नई उम्मीदें लेकर के आया, नई उमंग लेकर के आया। और आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही देन है कि आज मैं अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी पा रहा हूँ। यहीं से मेरा घर चल रहा है, यहीं से मैं अपने खर्चे पूरे कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदारी निभा रहा हूँ। सारी जिम्मेदारियां नेटवर्क मार्केटिंग से कर रहा हूँ। आज मेरा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है इनकम का, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से ही मैं अपने जीवन को चला पा रहा हूँ, ड्रीम्स पूरे कर पा रहा हूँ। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रह के मर जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। गरीबी दूर करने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो विकल्प देता है। जब तक आपके जीवन में घंटे बड़े नहीं होंगे, आपके जीवन में लोग काम नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है, वो सफल होने का रास्ता देता है। जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है, पैसे कमाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते आते नहीं, और मुश्किलों और संघर्ष के बिना अच्छे दिन आते नहीं। मंजिलें
मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बिना पत पेड़ में पतझड़ जब आता है तो पेड़ के पत्ते सभी झड़ जाते हैं, लेकिन फिर से उसमें नए पत्ते आते हैं। बिना पत्ते झड़े बिना पुराने पत्ते झड़े नए पत्ते नहीं आते। मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो घर से निकलते हैं। जो घर से नहीं निकलते वो गुमराह हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक वही रास्ता है जहां आपको घर से निकलना पड़ेगा और लोगों से बातें करना पड़ेगा। बिना बात किए हुए आप सफल नहीं हो सकते। आज फ्लाई वेलनेस मेरी जिंदगी में वो खुशियां लेकर के आया है जहां से आज मैं अपनी जरूरतें पूरे कर पा रहा हूँ, सपने पूरे कर पा रहा हूँ। अभी तक जितनी भी कंपनियां थी, वहां एक टारगेट पूरा करना पड़ता है, तब जाकर के आपको उसका लाभ मिलता है। लेकिन फ्लाई वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मात्र एक, अभी 2 प्रोडक्ट हो गए हैं, सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके छोटी सी इन्वेस्टमेंट 2500 रुपये लगा करके बड़ा कारवां खड़ा कर सकते हैं। और आज मैं धीरे धीरे उस पथ पर चल पड़ा हूं। आज मेरे यहाँ से फ्लाई मिलने से मेरे अपना घर चल रहा है। फ्लाई मिलने की वजह से मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। उम्मीद है कि मैं यहाँ से अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगा और अपने साथ जितने भी लोग हैं उनके ड्रीम्स पूरे करूंगा। बस आज मैं क्योंकि ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सी पीड़ा थी, आज उभर करके आया है। मैं भावुक हो जा रहा हूँ, इसलिए आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भावुक होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि जीवन के कुछ ऐसे पल होते हैं जब हम उनको बताते हैं तो फिर नेचुरल हो जाता है वो कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सारे दिन, पुराने दिन याद आने से। यहाँ पे सर हम आपको एक विनर के रूप में देखते हैं। यू आर अ ग्रेट लीडर। आपने उन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी और आज सफलता की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपकी सफलता के पीछे मैम का एक बहुत बड़ा हाथ है, तो मैम को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हर हमारी उस महिला पार्टनर से विनती जरूर करेंगे कि इसी तरह से अपने जीवन साथी का जब हम साथ देते हैं तो डेफिनेटली हर दुख, हर जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे हम उभर के बाहर आ सकते हैं। एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आप दोनों की। इट्स अ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी। सभी लोग भावुक हो रहे थे आपके स्टोरी सुन के। बहुत अच्छा है कि आप अभी आपने मन बना लिया है, आपने फैसला कर लिया है फ्लाई वेलनेस में बहुत कुछ करके दिखाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और मैम का, हमें आज इतना समय देने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू। मच।